नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एग्ज़ाम किस टाइप का होता है और हम लोग उसमें कितने मार्क्स तक लेके आ सकते हैं और आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, उसको जानने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम लोग पिछले साल का एटलीस्ट 1 साल का पेपर तो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ और आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप लोग 2016 से लेके 2020 तक के सारे पेपर आपको देखने हैं। इसी एग्ज़ाम के तो देखने ही देखने हैं ताकि एग्ज़ाम लेवल पता लग जाए। बाकी बैंक एग्ज़ाम्स के भी आप लोगों को सोल्व तो करने ही है एग्ज़ाम में जाने से पहले। लेकिन इस एग्ज़ाम का देखने का मकसद ये है कि हमें एग्ज़ाम के बारे में पता लग पाए कि किस लेवल पे एग्ज़ाम आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं उसके अंदर। तो आज मैं उसी के लिए मैं आप लोगों को एक रीजनिंग का कंप्लीट पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पिछली बार आए थे वही 40 क्वेश्चंस एक किसी एक शिफ्ट के हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। मेमोरी बेस्ड जो भी पेपर होता है, हाउ टू स्कोर 35 प्लस मार्क्स इन रीजनिंग। इस पेपर के माध्यम से आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि भाई किस लेवल का पेपर आ सकता है और आप लोग 35 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें लोग मतलब आरआरबी में तो बहुत ज़्यादा मेरिट जाने का कारण ये होता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा प्री का कम रहता है, मेंस में ठीक हो जाता है लेवल, लेकिन प्री का कम रहता है। तो उसमें आपको मेरिट को देख के डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं है कि इतनी हाई मेरिट जाती है तो मेरे तो आएंगे ही नहीं इतने मार्क्स। अगर आप सही अप्रोच से जाते हो, तो सही तरीके से जाते हो, तो आप लोग सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। वन बाय वन हर टॉपिक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि मेरा एक लाइव बैच आ रहा है आप लोगों का बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। उसके लिए आपको बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 1999 रुपीज़ के अंदर यानी 1000 रुपीज़ में वन सब्जेक्ट, 1999 में आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट यानी मैथ्स और रीजनिंग का मैं लाइव बैच लेके आ रहा हूँ और साथ में आपको वीडियो कोर्स फ्री मिल रहा है। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 मंथ की रहेगी। ठीक है, और इस 12 मंथ के अंदर क्या रहेगा, आने वाले जितने भी एग्जाम्स आपके आएंगे, चाहे वो आईबीपीएस का एग्जाम हो, एसबीआई का एग्जाम हो, अगर उसके लिए जो भी लाइव बैचेज में लेके आऊंगा उसको बार बार परचेज करने की आपको जरूरत नहीं। एक बार आप लोगों ने वीडियो कोर्स और लाइव क्लासेस ले ली तो उसके बाद में 12 महीने तक सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको करवा दी जाएगी। एक तरीके से इसको आप लोग ये मान सकते हो कि 12 महीने तक जितने भी एग्जाम आएंगे उसमें मैथ्स रीजनिंग की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं 6 तारीख से 6 जून से आप लोगों का आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ कलर के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ में वीडियो कोर्स में आप लोगों को जो वीडियोस हैं हमारी अवेलेबल फुल कोर्स की वो मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो जिसको भी करना है तो वो आप लोग उस पर चले जाइएगा, प्ले स्टोर पर जाके जो हमारी एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो एक नंबर दे देता हूँ, 8955974739। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोर्स को, तो वो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल ले, पीछे तक के सारे वीडियोस खंगाल ले, उससे आरआरबी की आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी उससे भी हो जाएगी। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलो, ये सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा ना दिखाई दे तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको हिंदी हिंदी वाला हटा देते हैं। एक बार जिसको पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो, ताकि हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और कर पाएँ। ठीक है, चलो चलो भाई, क्वेश्चन जो भी आपकी क्लासेस में होंगे वो भी दोनों लैंग्वेज में होंगे, बाईलिंगुअल होंगे। यहाँ पे बाईलिंगुअल जो भी पूरा पेपर बाईलिंगुअल आप लोगों को लैंग्वेज के अंदर मिलने वाला है। कुछ चीज़ें जिसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती सिलोलिज्म में, तो थोड़ा बड़ा दिख जाए आप लोगों को, इसलिए मैंने हिंदी वाला हटा दिया है। बाकी पूरा हम हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा है नो डॉल्फिन इज लेच। तो सबसे पहले फटाफट डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ। नो डॉल्फिन इज लेच, कोई भी डॉल्फिन लेच नहीं है। उसके बाद में बोल रहे हैं ऑल ट्रेन्स आर डॉल्फिन, सारी की सारी ट्रेन्स क्या हैं, डॉल्फिन है। तो सारी की सारी ट्रेन को डॉल्फिन के अंदर बना दिया। उसके बाद में बोला नो शिप इज लेच, कोई भी शिप लेच नहीं है। तो आगे तो बनाऊंगा तो ओवरलैप हो जाएगा, तो नीचे बना देता हूँ नो शिप इज लेच। ठीक है, अब देखो जिसको सिलोलिज्म अच्छे से नहीं आता है, जिसको यहाँ पे देखो, यहाँ तो हम पेपर देखने के लिए कर रहे हैं, तो मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा हर टॉपिक का, लेकिन आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं या फिर लाइव बैच में आ सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। लेकिन बहुत ही आसान होता है सिलोलिज्म, जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे मेरे यूट्यूब पे उनको पता है। तो जिनके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई नया स्टूडेंट आए तो वो एक बार पीछे की वीडियोस जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अभी हम आप लोग एक पेपर का आइडिया ले लो बस इस वीडियो के थ्रू। देखो भाई, आगे कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट सम
सम डॉल्फिन्स आर शिप्स। तो मैंने क्या बोला हुआ है, सम का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो आपको देखना है डॉल्फिन और शिप में क्या कुछ कॉमन है। देखो डॉल्फिन यहाँ पे है, शिप यहाँ पे, इन दोनों के सर्कल में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया नो डॉल्फिन इज शिप। तो नो का रिलेशन कब सही होता है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब किन्हीं दो सर्कल के बीच में, पूरे पूरे सर्कल के बीच में क्रॉस रिलेशन होता है तभी हम नो को सही करते हैं। क्या डॉल्फिन में और शिप के अंदर कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन दिख रहा है, पूरा सर्किल डॉल्फिन का, पूरा सर्किल शिप का, क्या दोनों में क्रॉस रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत हो गया। लेकिन फिर अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि आपको थोड़े से आंखों को अच्छे से खुला रखना है, बंद नहीं रखना है, कि भाई डॉल्फिन और शिप, डॉल्फिन और शिप क्या यहाँ पर एलिमेंट सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है ना। अगर एलिमेंट सेम होते हैं और अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं तो हम क्या देखते हैं, आइदर और को भी चेक करते हैं। आइदर और को चेक करने की 4 कंडीशंस हमारे पास होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, दोनों ऑलरेडी फॉलो हो चुकी है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव। तो बताओ पहले वाला पॉजिटिव कंक्लूजन है, दूसरा वाला नेगेटिव कंक्लूजन है। चौथी कंडीशन हमारे लिए क्या होती है, कम से कम एक बार सम आना चाहिए दोनों में से कहीं पर। देखो सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सम आ रहा है, चारों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आइदर और क्यों चेक किया मैंने, चेक इसलिए किया कि एलिमेंट दोनों के दोनों सेम थे। अगर अब आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से, इसका आइदर का कॉन्सेप्ट देख लेना भी पीछे की वीडियोस में जाके। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तो मैं गारंटी लेता हूं इस क्वेश्चन को करने में अगर आप सही अप्रोच से जाओगे ना, अगर सही, सिलोलिज्म का मतलब है सही तरीके से सोचना, अगर आप सही तरीके से सोच पाते हैं तो सिलोलिज्म का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे वीडियोज में मैंने आपको सोचना ही सिखाया कि किस तरीके से आपको टैकल करना है क्वेश्चन को, वही सिखाया गया है। तो आइदर और ये क्वेश्चन आप लोग हार्डली मैं बता रहा हूँ 30 से 40 सेकंड में कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसके ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ये तो आइदर और था इसलिए, बिना आइदर और का क्वेश्चन तो आप लोग 20-25 सेकंड में कर दोगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूरा है, पे दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश ऊपर है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऑप्शन गायब कर देते हैं, ऐसा करते हैं और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख पा रहा है। ओनली वाले कॉन्सेप्ट के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाले हुए हैं, तो ओनली का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, बोला गया ऑल नोड्स आर टॉयज, सारे के सारे नोड्स क्या हैं, ऑल नोड्स आर टॉयज। फिर बोला ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स, कुछ स्टेच्यू ही नोड्स हैं। ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स, तो कुछ स्टेच्यू ही क्या है, नोड्स हैं। इसमें क्या बोला है, ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स, तो कुछ स्टेच्यू ऐसे भी होंगे जो क्या नहीं होंगे, नोड्स नहीं होंगे। ओनली ए फ्यू का मतलब बताया था मैंने आप लोगों ने, ओनली ए फ्यू, सम और सम नोड दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक वीडियो में समझाया हुआ है, जिनको नहीं पता है देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल ओनली ए फ्यू और ओनली वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें डायग्राम और 2-3 छोटी छोटी बातें अगर आप लोग सीख लोगे और बेसिक आपको सिलोजिज्म आता है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ओनली ए फ्यू से आराम से हो जाएगा। और आप लोगों का आजकल एग्जाम में ट्रेंड में चल रहा है, तो इस बार आरआरबी में भी मुझे एक्सपेक्ट है कि भाई ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जाना चाहिए। तो पहला ऑल नोड्स आर टॉयज हमने बना दिया था, उसके बाद में ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स, तो ये भी हम लोगों ने बना दिया था। उसके बाद में बोला ऑल स्टेच्यूज आर कैसेज, सारे के सारे स्टेच्यू क्या हैं, कैसेज हैं। तो ऑल स्टेच्यूज आर क्या, कैसे, सारे के सारे स्टेच्यू कैसे से, तो डायग्राम सभी लोगों का ये बन गया होगा। ठीक है, इसके बाद में पहला कंक्लूजन देखिएगा, ऑल टॉयज बीइंग स्टेच्यू इज ए पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको क्या बोला गया है, जब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है तो उसको क्या करने की कोशिश करनी होती है, सही कराने की कोशिश होती है। यहाँ बोला है ऑल टॉयज बीइंग स्टेच्यू इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टॉयज क्या हो जाए, स्टेच्यू हो जाए। तो अगर मैं सारे टॉयज को उठा के स्टेच्यू के अंदर ले जाऊंगा तो क्या ले जा पाऊंगा, क्या, देखो आराम से ले जाने से कौन रोकता है, सिर्फ क्रॉस रोकता है। देखो सारे टॉयज को उठा के स्टेच्यू में ले जाऊंगा, तो कुछ लोग ये बोलेंगे सर ये जो नोड्स का पूरा सर्किल है ये इस वाले हिस्से में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना इसका, तो देखो क्रॉस रिलेशन इस रोड के पूरे सर्किल में। भाई आपको यहाँ ले जाने के, आपको तो टॉयज को पूरे, ये जो टॉयज का बड़ा सर्किल है इसको उठा के स्टेच्यू के सर्किल में, आपको जरूरत थोड़ी है यहीं पे लेके जाओ, इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे ले जाओ। पॉसिबिलिटी का मतलब सही कराने की कोशिश करनी है, तो पूरा टॉयज का सर्किल उठा के इसके अंदर ले गया, और इसके अंदर में क्या क्या ले जा पाया कि नहीं ले जा पाया, ले जा पाया, तो पॉसिबिलिटी सही है। सारे के सारे टॉयज उठा के मैं किस में ले गया, स्टेच्यू में ले गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं, ये जो क्वेश्चन था उसके लिए तो ये पहला वाला कंक्लूजन सही हो गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, टॉयज की जगह तो स्टेच्यू कर देता हूं, और स्टेच्यू की जगह टॉयज कर देता हूं। मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप लोग देखना, ऑल स्टेच्यू बिग टॉयज इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्टेच्यू को उठा के क्या मैं टॉयज में ले जा पाऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इस वाले स्टेच्यू को उठा के आप इस नोड में नहीं ले जा सकते, जरूरी थोड़ी इसमें ले जाना, भाई यहाँ ले जा,
इस पूरे सर्किल को उठाए, क्वेश्चन में कोई रोक पाएगा? तो भी ये सही होगा, तो भी ये सही होगा। लेकिन अगर इस टी की जगह, इस स्टेच्यू की जगह मैं नोड्स कर दूं और यहाँ पे स्टेच्यू रहने दूं, तो क्या सारे के सारे स्टेच्यू को उठा के नोड्स पे ले जा सकते हो? इस बार ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि इस बार ये वाला हिस्सा नोड्स में नहीं जाएगा। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? ऑल स्टेच्यू बिंग नोड्स इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सारे के सारे स्टेच्यू को उठा के किस में लेके जाने? नोड्स में। तो ये स्टेच्यू बोलेगा भाई ये वाला हिस्सा तो नहीं जा पाएगा मेरा, इसलिए गलत हो जाएगी। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से जो हमारी पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पे सही है, ठीक है। सम नोड्स आर डेफिनेटली नोट केसेस। देखो सम नोट में अगर यहाँ पे डेफिनेटली लगा हुआ, इसका कोई रोल नहीं है। सम नोट हो या डेफिनेटली सम नोट हो, क्या फर्क पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहां पे इसका कोई लॉजिक नहीं था जब एग्जाम में क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए। डेफिनेटली डजंट फॉलो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसको भी सिखाएंगे कभी। लेकिन यहां पे इस स्टेटमेंट, इस कंक्लूजन में इसका कोई रोल नहीं है। मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए भी नहीं है, फिर मतलब कुछ ए बिल्कुल भी ए नहीं है, कुछ ए बिल्कुल भी बी नहीं है, डेफिनेटली बी नहीं है, निश्चित रूप से बी नहीं है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? कुछ ए बी नहीं है और कुछ ए मतलब डेफिनेटली बी नहीं है, इसका इसमें फर्क क्या? कुछ ए बी नहीं है तो नहीं है, बस कुछ ए बी है तो है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरा नाम डेफिनेटली अंशुल है या फिर मेरा नाम अंशुल है, तो उसमें फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेफिनेटली का यहाँ पे कोई फर्क नहीं, सिर्फ सम नोड का कॉन्सेप्ट देखो। सम नोड में क्या देखते थे? सम नोड्स आर नॉट केसेस, तो नोड्स का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसका केसेस के साथ के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन हो। दोबारा से बोल रहा हूं, सम नोड में क्या देखना है, कई लोग कंफ्यूजन होता है, कंसेप्ट सीख लेना। सम के साथ जो होता है, सम के साथ यहाँ पे क्या है? नोड्स है। नोड्स का एक छोटा सा हिस्सा उसका केसेस के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो नोड्स का देखो एक छोटा सा हिस्सा, क्या देख सकते हो आप? नोड्स के एक छोटे से हिस्से का केस के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ऐसा कोई क्रॉस रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। कुछ नोड्स के डेफिनेटली केसेस नहीं है, बताओ कोई क्रॉस रिलेशन दिख रहा है नोड्स और केसेस के बीच में? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे तो। कुछ नोड्स डेफिनेटली क्या नहीं होंगे, पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन नहीं है। कुछ लोग इससे कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है इससे कंफ्यूज होने की। आपको तो एक ही कॉन्सेप्ट रखना है, नोड्स का एक छोटा सा हिस्सा का केसेस के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो चाहिए। पूरे सर्किल के साथ तो क्रॉस रिलेशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, आप ये मत समझना एग्जाम में आपको इतना समय लग पाएगा, बिल्कुल भी इतना समय आपको एग्जाम में नहीं लगेगा, ठीक है। अभी हमने देखो इस क्वेश्चन का डायग्राम हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे, ठीक है। तो पीछे हम लोग डायग्राम में चले जाएंगे, आपके पास भी पेपर पे वहाँ पे डायग्राम रहेगा, आपके पास ही ये बनाया था, नो डॉल्फिन इज लेज, ऑल ट्रेन्स आर डॉल्फिन्स, नो शिप इज लेज, ये बना लिया था। अब बोला सम शिप बिंग ट्रेन्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम शिप बिंग ट्रेन्स इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि शिप का एक छोटा सा हिस्सा उठाना है और किस में लेके जाना है? ट्रेन्स में लेके जाना है, ट्रेन्स में लेके जाना है। तो देखो पीछे जाते हैं, हमारा ये डायग्राम बना हुआ था, शिप का एक छोटा सा हिस्सा मुझे उठाना है और ट्रेन्स में लेके जाना है। कोई रोक पाएगा मुझे बताओ? कोई क्रॉस है इनके बीच में जो रोक पाएगा इस हिस्से को? बिल्कुल। अब बोलो सर इसके साथ क्रॉस है, इसके साथ, इससे कोई मतलब नहीं है। क्रॉस रोकेगा तो डायरेक्ट रोकेगा, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। कॉन्सेप्ट वीडियो देखना। अगर इस वाले हिस्से को थोड़ा सा उठा के मैं ट्रेन्स में ले ला पाता हूँ, कोई रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोकेगा, कोई ही नहीं रोकेगा, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर बोला गया नो लेच इज ट्रेन्स, इसका नो का मतलब क्या होता है? ट्रेन्स का लेच का पूरा सर्किल और ट्रेन्स का पूरा सर्किल, पूरे सर्किल के अंदर क्या होना चाहिए? क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। भाई थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को आराम से, मतलब जल्दी से हम लोग इसको कर पाए, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ट्रेन्स का देखो पूरा सर्किल और लेज का पूरा सर्किल, आप देखो क्या पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है? भाई जब इस पूरे डी वाले सर्किल का ही एल के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो टी तो उसके अंदर का हिस्सा है, तो इस पूरे सर्किल और इस पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है, तो ट्रेन्स और लेज में क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। जब दोनों सही होते हैं तो क्या बोलोगे? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ओनली ए फ्यू आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर से वही तीनों कंक्लूजन है, तो डायग्राम आपका बना हुआ है। देखो एग्जामिनर ने आपसे 2 बार ही डायग्राम बनवाया, बस उससे ज्यादा बार नहीं बनवाया पिछली बार एग्जाम में। ऑल नोड्स आर केसेस, ऑल का मतलब क्या होता है? अंदर पूरा सर्किल, यानी नोड्स का पूरा सर्किल केस के अंदर आना चाहिए। देखो भाई पीछे बात जाके, क्या नोड्स का पूरा सर्किल केस के अंदर आ रहा है? क्या नोड्स का पूरा सर्किल केस के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर बोला नो स्टेच्यू इज ए टॉय, यानी कि स्टेच्यू का पूरा सर्किल, टॉय का पूरा सर्किल, दोनों में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टेच्यू का पूरा सर्किल और टॉय का पूरा सर्किल, क्या दोनों के पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है? पूरे सर्किल में स्टेच्यू और टॉय के पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है? नहीं है क्रॉस रिलेशन। अगर क्रॉस रिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो वाला कंक्लूजन हमारा जो भी यहाँ पे नो का बोला गया है, क्या हो जाएगा भाई? गलत
हो जाएगा। क्या एलिमेंट सेम है यहाँ पे? दोनों गलत होते हैं, एलिमेंट देख लिया करो एक बार। क्या एलिमेंट सेम है यहाँ पर? नहीं है एलिमेंट सेम, तो आइदर और का भी कोई चक्कर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों गलत होते हैं तो नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, यानी दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट आप लोगों का पूछा गया था इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें भी हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमें अच्छे से दिख पाए। चलो भाई, थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, कि पेपर सॉल्व करेंगे तो स्पीडली सॉल्व करेंगे। जब मैं टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा तो आराम आराम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी जल्दी ही हम लोग आरआरबी की कुछ क्लासेस लेके आएंगे। अब सबसे पहले देखो भाई, हमने देखा क्वेश्चन को, देखा क्वेश्चन को देखते ही हमारे समझ में इनइक्वालिटी का ओपन गेट क्लोज गेट सबने पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन में ये वाले जो पिछले वाले जो 5 मार्क्स थे, आप लोग 2 मिनट में के अंदर ला सकते हो। जो सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वाले 5 क्वेश्चन तो आपको 1 मिनट में करने हैं, तभी जाके 22 मिनट में पूरा पेपर होगा ना। 45 मिनट तो मिलते हैं, ठीक है। तो अब टोटल मिला के मतलब मैथ्स रीजनिंग के लिए तो 22-23 मिनट दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को। अब आ जाओ इनइक्वालिटी देखते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ WA तो क्या एलिमेंट दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? जब एलिमेंट सेम होते हैं तो हमारा आइदर और का केस किस में आता है? इनइक्वालिटी में भी आता है। जब एक बार इक्वल टू होता है तो मैंने आपको आइदर और में क्या बताया हुआ है? दोनों को कंबाइंड करके देखो, दोनों को कंबाइंड करके देखा तो ये। अब इसको चेक करना है ये सही है या गलत है। तो W से A तक जाना है और कहीं पर भी किसी भी गेट पर बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। W से A की ओर जा ही रहा था कि पहले गेट पर ही बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो ये तो पक्का ही गलत होगा। ये पक्का ही गलत होगा, इसका मतलब आइदर और नहीं होगा। ये तो फिर दूसरा वाला गलत होता है। आइदर और मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्योंकि बराबर तो हो ही नहीं सकता। अब आइदर और का चक्कर तो खत्म हो गया। अब इनको इंडिविजुअली चेक करना होता है, तो A बराबर W तो होगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट इक्वल का रिलेशन तो है नहीं, तो वैसे गलत हो गया। अब आपको W से A तक जाना है। देखो भाई, W से D आ गया, ठीक है, D से N आ गया और N से A आ गया। क्या मैं W से चलते हुए A तक आ गया? तो पहला वाला सही है, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर E आप लोगों का आ जाएगा। एक चक्कर और होता है, कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं, आपको बुक्स वगैरह में एक ही सीक्वेंस में सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो वो उनके दिमाग में होता है पहला ऑप्शन ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज होता है, तो वो जैसे फर्स्ट फॉलो हुआ ऑप्शन नंबर A लो, देखते नहीं है कि ऑप्शन नंबर A है या क्या है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसी छोटी मोटी गलतियों में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आप क्वेश्चन का लेवल देखो, इसमें आप लोग अगर 35 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते हो तो फिर क्या करोगे? आगे देखना, सिटिंग के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, बड़े इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्या बोल रहा है, O से A तक जाना है, ठीक है, तो O से A तक चलेंगे। O से इधर ही आ सकते हो क्या? इधर जा सकते हो, एक ही साइड में, ये गेट तो क्लोज है, पहला गेट ही क्लोज हो गया, तो ये तो पक्का ही गलत होना है। उसके बाद में देखो मुझे कहाँ जाना है, S से P की ओर जाना है, ठीक है, तो S से चलना आरंभ करते हैं। S से देखो E आ जाते हैं, बराबर तो दोनों साइड से ओपन होता है। फिर E से देखो L आ जाते हैं, ये भी ओपन गेट है। L से देखो O की साइड आओगे तो ये भी ओपन गेट है, और O से आप लोग P तक पहुंचोगे तो भी ओपन गेट है। क्या S से चलते हुए P तक आ गया? बिल्कुल आ गया। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर C आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E से B जाना है हमें, ठीक है, तो E से कहीं भी जा सकते हो क्या? पहला गेट ही क्लोज हो जाएगा। देखो पहला गेट क्लोज है कि नहीं है, तो कहीं भी नहीं जा पाएंगे E से, तो कैंसिल आउट। एक सेकंड में देखो कैंसिल आउट। L से M जाना है हमें, ठीक है, तो L से M चलने का प्रयास करते हैं। L से I आ गया हमें, I से आगे M की ओर जा रहा था तो गेट क्लोज हो गया। क्या M जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत होते हैं तो क्या होता है? नाइदर नोर, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे उसका कुछ आइडिया देने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो E से N तक जाना है मुझे। देखो E से D आ गया, मैं कॉमन दोनों से देखते हैं, D आ गया, D से देखो N आ गया। क्या E से चलते हुए N तक आ गया? मैं बिल्कुल आ गया। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? सही हो गया। फिर देखो W से मुझे कहाँ जाना है? R जाना है, तो W से मैं कहाँ आ जाऊँगा? W से D आ जाऊँगा, और D से फिर देखो R चला जाऊँगा, तो ये भी सही हो गया। तो इसमें क्या हो गए? दोनों के दोनों ट्रू हो गए। तो बहुत कंक्लूजन फॉलोज, बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे एक बार देख लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है,
अब देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ भी 2 3 5 वेरिएबल कुछ भी नहीं थे भाई इसके अंदर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 व्यक्ति 9 पीपल्स MNOPQRST VNW आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस इन ए रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। सारे की फेसिंग किधर है, नॉर्थ साइड में है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में ध्यान रखा करो, जब नॉर्थ साइड में फेसिंग होती है तो आपका राइट राइट होता है और आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है। जब साउथ साइड में फेसिंग होती है तो आपका राइट लेफ्ट होता है और जो आपका जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, राइट होता है। तो नॉर्थ साइड है तो आप लोगों की इस टाइप के डायरेक्शन इस क्वेश्चन में हम लोग काम में लेंगे। अब फटाफट देखो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एग्जैक्टली 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में एग्जैक्टली 3 लोग बैठेंगे। तो आर अगर यहाँ पे बैठेगा, मान लेते हैं एक केस बनाते हैं, आर अगर यहाँ पे बैठेगा, सॉरी, तो आर अगर यहाँ बैठेगा तो इसके लेफ्ट इधर ही होगा, लेफ्ट, इसके लेफ्ट में 1 2 3 लोग बैठेंगे। तो अब थोड़ा सा जगह रख लेते हैं, 1 2 3। अब आर के लेफ्ट में और कोई बैठ पाएगा क्या, नहीं बैठ पाएगा। तो ये तो एंड हो गया। टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो 9 लोग बैठा दो, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9 लोग, 9 लोग बना दिए मैंने। ठीक है, तो एकदम पोजीशनिंग हमारी हो गई, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो और बैठे नहीं, इसके लेफ्ट में 3 ही लोग बैठ सकते, तो बाकी राइट में बैठेंगे। आगे बढ़ो, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो या तो एम और आर के बीच में इधर बंदा बैठेगा, इधर। कितने केस बनेंगे, 2 केस। फटाफट बना लो। जब तक 2 केस बने ना तब तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा बने तब हम लोग सोचेंगे कि भाई 2 से ज्यादा मुझे नहीं बनाने आर और एम में, क्योंकि इसको एक केस में ही बना सकते हो आप लोग, इसको एक केस में ही बना सकते हो। लेकिन एक केस में बनाओगे, दिमाग से इधर सोचा, ये काटा वो काटा, इतने में आप लोग दूसरा केस लिख दोगे। अगर दिमाग तेज नहीं चलता है तो जल्दी जल्दी हाथ से लिखो, लिखने से भी अगर आप लोग लिखोगे 10 सेकंड में बना दिया। ठीक है, तो आप बोला गया है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर। तो एम और आर के बीच में एक बंदा बैठेगा, एम और आर के, या तो इधर बैठ सकता है या इधर बैठ सकता है। आप बोलो पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड राइट में पी बैठेगा, तो राइट किधर होगा, उस साइड होगा। तो 1 2 3, एम के थर्ड राइट में पी बैठेगा, एम के थर्ड राइट में 1 2 3, एम के थर्ड राइट में पी बैठ गया। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पी एज टू द लेफ्ट ऑफ एज। जितने लोग पी के राइट में बैठेंगे, तो यहाँ पे पी के राइट में कितने बैठे हैं, 0 लोग बैठे हैं। उतने ही लोग एस के लेफ्ट में बैठे हैं, तो यहाँ पी के राइट में 0 लोग बैठे हैं, तो एस के लेफ्ट में भी 0 लोग बैठने चाहिए, तो ये भी इधर बैठेगा। पी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, तो एस के लेफ्ट में भी 4 लोग बैठने चाहिए। अब देखो एस को कहाँ बिठा सकते हो, यहाँ बिठाओगे तो भी उसके लेफ्ट में 4 लोग नहीं बैठेंगे, यहाँ बिठाओगे, कहीं भी बिठा लो। तो ये कैसी, इस इन्फॉर्मेशन से क्या हो गया, आप लोगों का कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। आगे बढ़ो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, हाँ टी, टी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द डब्लू। डब्लू के फोर्थ लेफ्ट में टी बैठा हुआ है। अब यहाँ पे रख सकते हो क्या आप लोग, ठीक है, डब्लू और टी को भी रख सकते हो यहाँ पे, है ना। देखो ज्यादातर डायरेक्ट मैं इस डायग्राम में नहीं लिख सकता हूँ, तो आप एक्स्ट्रा से भी लिख सकते हो। जैसे कुछ लोग लिखेंगे टी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ डब्लू, डब्लू के फोर्थ लेफ्ट में टी लिखेगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। जब अगर हमारा बड़ा क्वेश्चन हो तो हम लिखते हैं, यहाँ पे हम पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, डब्लू के लेफ्ट में बैठेगा टी, तो डब्लू देखो यहाँ डब्लू आएगा, यहाँ डब्लू आएगा, तो टी कहीं पता नहीं किधर जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तो डब्लू आ नहीं सकता, तो या तो डब्लू यहाँ पे आएगा। अगर डब्लू यहाँ पे आएगा तो फोर्थ देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे तो आर पहले से बैठा हुआ है, तो डब्लू यहाँ नहीं आएगा, तो डब्लू यहाँ आएगा। तो 1 2 3 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। डब्लू के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठ गया, टी बैठ गया। तो आपको एक्स्ट्रा में लिखने की जरूरत नहीं है। एन इज वन ऑफ द पर्सन हु सिट टू द राइट ऑफ वी। ठीक है, एन एक ऐसा बंदा है जो वी के राइट में बैठेगा। अब देखो एन और वी में से एक यहाँ पे आएगा, एन और वी में से एक यहाँ पे आएगा, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दे दिया, एन इज द वन ऑफ द पर्सन हु सिट राइट ऑफ द वी। वी के राइट में एन बैठेगा, तब तो वी को यहीं बैठना पड़ेगा, तभी तो एन यहाँ बैठ पाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे वाले जो क्वेश्चन है मुझे समझाने में फिर भी 4-5 मिनट लगे होंगे, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में करेंगे तो मैं नहीं मानता इसमें आपको 2 मिनट से ज्यादा लग पाएंगे। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो आप लोग कैसे कैसे पूछेगा। एन और एम के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एन और एम के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा बैठा हुआ है, कितना सेकंड लोगे, 5 सेकंड। ठीक है, बनने के बाद तो आपके पास तो पेपर होगा सामने, मुझे तो फिर भी स्लाइड आगे पीछे करनी पड़ रही है। इसी तरीके से इनके ऊपर बेस्ड आप लोगों के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन देख लो बस, फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज, जैसे क्यू वी, तो क्यू और वी के अंदर रिलेशन देखो वहां पे क्या है, क्यू और वी में क्या रिलेशन हो सकता है देखो। ठीक है, क्यू के पीछे 2 बंदे छोड़ के क्या है, वी है। फिर आगे जाओ, और कौन कौन से थे भाई वो, है ना, एन क्यू एस आर, एन क्यू एस आर दोनों देख लेंगे एक साथ।
एन क्यू, ठीक है। तो एन के भी देखो पीछे की साइड में 2 बंदे बैठे हुए हैं। एस आर देखो, एस के आर आगे की साइड में 2 बंदे हैं, लेकिन बैठे 2 बंदे हुए हैं अभी भी। तो आगे फिर से चेक करते हैं कि 2-2 बंदे का तो नहीं बन रहा है या फिर और कुछ बन रहा है, ठीक है। तो अभी तक एस आर अलग निकल के आ रहा है, बाकी 2-2 बंदे बैठ रहे हैं, टी डब्ल्यू और एम और पी। टी डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग बैठे हैं भाई। तो एमपी के बीच में भी देखो 2 लोग बैठे हुए हैं। तो टी डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो टी डब्ल्यू आंसर हो गया। तो ऐसे वाले में ऐसे रिलेशन देख लिया करो, ठीक है। मुझे पीछे जाना पड़ा इसलिए इतना समय लगा, बाकी ये 10-15 सेकंड से या 20 सेकंड से हार्डली उससे ज़्यादा ये समय नहीं लगता है। जब आपके सामने पेपर होता है और सामने ये क्वेश्चन होता है तो फटाफट देख लेते हैं बस, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो भाई, नेक्स्ट एक सेटिंग अरेंजमेंट हो रहा था यहाँ पे सर्कल का, ठीक है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे करना पड़ेगा हमें। अभी सब दिख रहे होंगे, ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हाँ, सारा दिख रहा होगा। चलो अब देख लेते हैं भाई, एक सेकंड रुकना। हाँ, अरे क्या हो गया? चलो भाई, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। बोल रहे हैं 8 पर्सन्स ABCDEFG एंड H आर सिटिंग इक्विडिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर, ठीक है, फेसिंग द इनसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कल के अंदर कौन 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जब ये 8 लोग बैठे हुए हैं तो इसके अंदर 8 लोग बिठा दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन, किधर फेसिंग है इनकी? फेसिंग इनसाइड एंड सम फेसिंग आउटसाइड। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। अब अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट मैंने सेटिंग अरेंजमेंट में पढ़ा हुआ है। जब अंदर की साइड देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है, और जब बाहर की साइड देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। ऐसे जब अंदर की साइड देखते हैं तो क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, और जब बाहर की साइड देखते हैं तो क्लॉकवाइज राइट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, तो आप बेसिक के वीडियोज़ में देख लीजिएगा। बाकी हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसमें, देखो इनसाइड आउटसाइड वाले में कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अपने आप डायरेक्ट से निकल के आएंगे। देखना, एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब इसमें देखो, एच की आपको डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, एफ की भी डायरेक्शन नहीं पता है। तो चलो मान लेते हैं इसमें कितना केस बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 केस बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो ये आप मान सकते हो जब तक 2 केस बने बना लिया करो, उससे ज़्यादा बने अवॉइड, उसको कैसे भी करके आप लोगों को अवॉइड करना है। 2 केस तक आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो एक बार 2 केस बनाने पड़ेंगे। तो आपके पास तो पेपर होगा, मेरे पास तो पेपर है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ताकि 2 में सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊँ। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7। आप थोड़ा डिस्टेंस पे बनाइएगा, यहाँ पे इस जगह पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपके पास में अच्छा खासा स्पेस होता है लिखने के लिए, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। चलो ये हमने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन कहती है एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? एच बैठेगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एफ यहाँ पे बैठा हुआ है। यार ये इसके अंदर लिख लेते हैं, है ना, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। एक बस अंदर लिख ले, बाकी बाहर लिख लेंगे। तो एफ यहाँ बैठा है, एक में मान लेता हूँ एफ यहाँ बैठा है। अब 2 चीजें मानता हूँ मैं, एक बार इसकी फेसिंग अंदर, एक बार इसकी फेसिंग बाहर, 2 केस बन सकते हैं। अब एफ के राइट में, इमीडिएट राइट में एच बैठता है, तो अब इस वाले केस में एफ का इमीडिएट राइट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एच की डायरेक्शन नहीं पता, लिखना मत। यहाँ पे क्या होगा? इस साइड होगा, तो एच इधर बैठेगा, यानी कि क्लॉकवाइज राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। जब भी 8 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, और 8 का आधा कितना? 4, तो 4 से 1 कम कितना? 3। तो जब भी 8 लोग बैठे होते हैं और अब बीच में किन्हीं 2 लोगों के 3 लोग बैठे होते हैं, तो हमेशा आमने सामने बैठते हैं। जैसे एफ के इधर से 3 लोग गिन लो, 1 2 3, या इधर से 3 लोग गिन लो, उसके सामने बैठेगा। तो जब भी 8 लोगों का कोई सर्कल हो और किन्हीं 2 बंदों के बीच में 3 लोग बैठे हो, तो आपको अंडरस्टूड पहले से होना चाहिए कि ये दोनों आमने सामने बैठेंगे। ऐसी चीजें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज में बताई हुई है। तो यहाँ एफ है तो उसके सामने सी बैठेगा, इसमें तो कोई 2 केस नहीं बनेंगे। यहाँ बैठा है तो उसके सामने कौन बैठेगा? यहाँ पे सी बैठेगा, तो इसमें कोई 2 राय नहीं। आगे, सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी ए के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा। अब ऐसे
चीज़ों में ना आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर इधर भी लेफ्ट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ए पता नहीं कहाँ बैठेगा। पहले आप डायरेक्शन मत देखो क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद में, पहले आप प्लेस देखो, डायरेक्शन अपने आप निकलेगी। प्लेस कैसे देखना है? सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, तो पहले तीसरा प्लेस तो देखो। तो मैं इधर गया, 1 2 3, पहले से ही एच बैठा हुआ है, तो इधर ही तो खाली है, 1 2 3, ए को इधर ही बैठना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में देख लो, ठीक है, सी के थर्ड में 1 2 3 पहले से एच बैठा हुआ है, तो इधर से ही तो आना पड़ेगा, दूसरी जगह से कहाँ जाएगा? तो अब आर डायरेक्शन अपने आप निकलेगी। सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में सी है, यानी ये वाली लेफ्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज लेफ्ट कब होती है? क्लॉकवाइज लेफ्ट तब होती है जब आपकी फेसिंग क्या हो? अंदर की साइड हो। यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट कब होती है? जब फेसिंग कहाँ हो? बाहर की साइड। तो फेसिंग अपने आप निकलती है। जब आप लोग पहले से देख लो, जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी बैठेगा, ठीक है। तो ए का इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा? इसके इस वाले बाहर वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, तो जी यहाँ पे बैठेगा। इसमें ए का इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज, यानी कि जी यहाँ बैठेगा। आगे बढ़ो भाई। सी एंड डी बोथ फेस सेंटर, सी और डी दोनों सेंटर देखेंगे भाई। सी देखो भाई इधर सेंटर देख रहा है, सी इधर सेंटर देख रहा है, और अभी डी का हमें अता पता नहीं है, तो डी की फेसिंग भूलना नहीं है, नहीं तो अब दोबारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। जब कोई चीज मिस हो जाए इसमें ना आए, तो डी किस ओर फेस करेगा? सेंटर को फेस करेगा, ऐसे साइड में लिख देना है, ठीक है। अब इतना सर हम तो नहीं लिख पाते हैं, कोई बात नहीं, तो डी को ऐसे लिख के ऐसे लिख दो। इस सी का मतलब ही सेंटर फेसिंग है, आउटसाइड सेंटर को ओ सी लिख के से गोला मार दिया करो। गोला इसलिए मारे ताकि सी में और सेंटर में आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। तो डी की फेसिंग किधर है? सेंटर के साइड है। इमीडिएट नाइबर्स ऑफ जी फेस डिफरेंट डायरेक्शन, जी के जो इमीडिएट नाइबर होंगे डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि देखो ए अंदर देख रहा है तो जी का उधर वाला कहाँ देखेगा? पड़ोसी बाहर देखेगा, ठीक है। जी का एक पड़ोसी देखो बाहर देख रहा है, तो ये वाला पड़ोसी कहाँ देखेगा? अंदर देखेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। आगे चलो, B इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, B इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब देखो, अब आप लोग B और E की पोजीशन यहाँ तक कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी B और C की पोजीशन, इसमें B इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब दो पोजीशन खाली कहाँ पर है? दूसरे नंबर पे, ठीक है। अगर मैं B और E में से कोई किसी एक को यहाँ पे बिठा देता हूँ, किसी भी एक को यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है, B और E को A में से, तो दूसरे नंबर की पोजीशन खाली होनी चाहिए ना। 1 2 खाली है, यहाँ पे नहीं खाली है, ठीक है। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई नहीं खाली है। अगर मैं बी और ई में से किसी और को बैठाता हूँ तो सेकंड नंबर की पोजीशन खाली है कि नहीं है? बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो बी और ई में से एक बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, एक बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है। इसी तरीके से इसके अंदर देखो, फिर देखेंगे इसके अंदर हट जाएगा ये बी और ई, इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें बी और ई सेकंड पोजीशन खाली होनी चाहिए। अगर मैं बी और ई को यहाँ बैठाऊंगा तो यहाँ से सेकंड पोजीशन खाली है, 1 2, यहाँ से कोई खाली नहीं है। लेकिन अगर मैं बी को ई को यहाँ बैठाऊंगा तो यहाँ पे सेकंड, तो बी और ई में से एक यहाँ आएगा। स्लेस लगा के लिख लिया करो, केस मत बनाना यहाँ पे। बी और ई में से एक यहाँ पे आएगा। अब देखो इतना लिखने के बाद में कलर दूसरा चॉइस करते हैं। हाँ, इतना लिखने के बाद में अब यहाँ पे देखो, अगर इसको क्या बोला गया है? बी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर ई यहाँ पे आएगा, अगर ई यहाँ पे आता है, उसकी डायरेक्शन किधर है? तो बी क्या उसके सेकंड लेफ्ट आएगा, बाहर की साइड देख रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या ई यहाँ पे आ सकता है? ई अगर यहाँ पे आ जाएगा तो बी उसके सेकंड क्या हो जाएगा? लेफ्ट नहीं होगा। सेकंड लेफ्ट नहीं होकर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? ई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। आप भी ऐसे पेपर में काट देना। और ई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर ई यहाँ पे आएगा और बी को उसके लेफ्ट में होना है, तो क्या इसकी डायरेक्शन किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट बनाना है, तो डायरेक्शन किधर होगी? बाहर होगी। तभी तो बी लेफ्ट में होगा ई के, बाहर की साइड देखेगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज अंदर की साइड देखेगा तो राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखो, इसकी डायरेक्शन पता है। अगर ई यहाँ पे हो गया, अगर ई यहाँ पर हो जाता है, तो ये वाली डायरेक्शन तो राइट हो जाएगा, तो बी उसके राइट में हो जाएगा। इसका मतलब ई यहाँ नहीं हो सकता, तो ई यहाँ नहीं होगा तो यहाँ बी होगा, ठीक है। तो फिर ई कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। अगर ई यहाँ पे है तो बी को ई के लेफ्ट में डालना है। देखो लेफ्ट ऑफ ई, बी को ई के लेफ्ट में डालना है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट कब होती है? जब हमारा फेसिंग अंदर की साइड हो। सिंपल। तो अपने आप देखो डायरेक्शन निकल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक ही प्लेस खाली बचा है, देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ डी आ जाएगा। और डी की डायरेक्शन किधर है? सेंटर में। जैसे इन्फॉर्मेशन काम में लिए लिख देना, यहाँ भी सेंटर में हो गई। उसके आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ई फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी। ई के जो दोनों वो हैं
नाइबर्स है वो बी के जैसी डायरेक्शन को फेस करेंगे। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन। इसका ये मतलब मत निकालना, अगर एज बी नहीं होता तब तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती, लेकिन जब ये एज बी लगाए तो लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से समझना है कि उनकी डायरेक्शन बी के जैसी है। तो ई के दोनों पड़ोसी कौन कौन है? ई के दोनों पड़ोसी ये हो गए सी और डी, इसकी डायरेक्शन बी के जैसी है। तो क्या इसमें बी के जैसी है? बताओ। सी डी क्या बी के जैसी है डायरेक्शन? तो अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हो, तो कैंसिल आउट। इसमें देखना ई के दोनों पड़ोसी कौन हैं? एक तो डी है और एक सी है। क्या उसकी डायरेक्शन बी के जैसी है? बिल्कुल है। तो ये कैसे चलेगा? तो ये तो कैसे कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोथ इमीडिएट नाइबर्स ऑफ डी टू फेसेस टू आर्ट सेंटर। डी के दोनों इमीडिएट नाइबर सेंटर की ओर देखेंगे। तो डी के दोनों इमीडिएट नाइबर कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की ओर देखेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या जी की डायरेक्शन आपको पता चली? यही क्वेश्चन है इसके अंदर, यही था इसके अंदर रोग, पूरा का पूरा क्वेश्चन के अंदर इसी में कंफ्यूज हो गए थे बहुत सारे लोग। जी की क्या डायरेक्शन पता चली? नहीं पता चली तो नहीं चलेगी भाई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नहीं है क्लू इसके अंदर किसी का। जरूरी नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में सभी की डायरेक्शन पता चले। जी की डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, बस इसमें बात हो गई खत्म। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए, अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए, पूछा भी होगा यहाँ पे आगे किसी न किसी की, फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से ओड वन आउट, ये तो इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग से ओड हो जाएगा। इनमें से 4 लोग इनसाइड देखेंगे, एक आउटसाइड देखेगा, तो या फिर 4 लोग आउटसाइड देखेंगे, एक इनसाइड देखेगा, तो आप लोग उससे अलग निकाल सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और देखें, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये भी आप लोग थर्ड लेफ्ट देख लेना इसके अंदर। ठीक है, ये भी सत्य वाला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आए थे, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर इसके ऊपर पूछता है क्वेश्चन कि जी की फेसिंग बताओ, टुवर्ड सेंटर है आउटसाइड सेंटर है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपसे पूछेगा जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो जी के सेकंड लेफ्ट में एफ भी हो सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट में सी भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे फिर से? जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है ये पूछेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर बोल देगा आइदर सी आइदर एफ, तो भी सही हो जाएगा। समझ गए ना इस बात को? चलो, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ बात, एक दो छोटे छोटे सरल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें एग्जामिनर छोड़ देता है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। मैंने बड़े अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया हुआ है। मैं आपको बोलता हूँ 3 टॉपिक बड़े ही अच्छे होते, बहुत आसान होते हैं। इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत आसानी से 3 4 5 मिनट के अंदर आप लोग 15 मार्क्स लेके आ सकते हो अगर ये तीनों टॉपिक आप लोग, और 40 क्वेश्चन आते हो तो तीनों टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आप लोगों को 3 ही कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। अगर कोड कॉमन है तो वर्ड भी कॉमन होगा, अगर कोड अकेला है तो वर्ड भी अकेला होगा, अगर कोड एग्जिस्ट, वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, तो कोड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 चीजें, कॉमन, दूसरा, ठीक है, दूसरा सिंगल या अलोन, ठीक है, और तीसरा डजंट एग्जिस्ट। 3 ही कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं मैंने, इससे पूरा का पूरा आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एक वो लोग करते हैं ना, सारी टेबल बना ली और सारे कोड एक साथ लिख लिए, इतना टाइम नहीं होता है भाई। कुछ कोड वोड नहीं लिखना, मैं बताऊं वैसे करना। कॉमन का मतलब, अगर वर्ड कॉमन है तो क्या कॉमन होगा? कोड भी कॉमन होगा। लेकिन अगर वर्ड अलोन है तो कोड भी अलोन होगा। ठीक है, अगर डजंट एग्जिस्ट है, वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कोड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्वेश्चन में। अब कैसे इसको यूज करते हैं 5 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो आप लोगों को ये हिंदी की तो जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो हाँ, ये हो गया ना? ठीक है, तो ये इस तरीके से कोड में लिखे हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो, तो इसमें अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को। पूछा गया है कि क्राउड का कोड क्या है। देखो, अब देख रहा कितना जल्दी क्वेश्चन होगा, टाइम देखना है इसके अंदर कितना कम समय में क्वेश्चन होगा। क्राउड यहाँ पे दिया हुआ है, क्राउड का कोड क्या है। अब आपको कुछ कोड वोड सारे एक साथ नहीं निकालने हैं, आप सबसे पहले ढूंढो क्राउड कहाँ कहाँ पे आता है। देखो, एक तो ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, और एक ये वाली लाइन है, और एक ये वाली लाइन। कहाँ पे क्राउड दिख रहा है? एक नजर घुमाओ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ एक देखो, एक तो क्राउड यहाँ पे रहा, ऊपर गया, कहीं पे भी क्राउड नहीं। क्या क्राउड अकेला है कि नहीं? पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। द कैपिटल ऑफ दिल्ली, मैनिफेस्टो इन दिल्ली, नहीं क्राउड इन द कैपिटल, यहाँ पे बस क्राउड है। सीजन ऑफ द फेस्टिवल, दिल्ली फॉर कंट्री, क्राउड कहीं पर भी नहीं है। तो इतना पता करने में कितना समय लगेगा? कोई समय लगेगा, देखते पता लगेगा क्राउड अकेला है। क्राउड अकेला है तो उसका कोड भी क्या होगा? अकेला होगा। तो देखो, क्या DIC, देखो और कहीं पे आ रहा है क्या?
DIC को देखा, देखो DIC ऊपर आ रहा है यहाँ पे, तो DIC इसका कोड नहीं हो सकता क्योंकि कोड भी अकेला होगा। VERU क्या कहीं और आ रहा है, तो ऊपर ऊपर मैंने देखा यहाँ VERU आ रहा है, तो VERU भी इसका कोड नहीं होगा। MITI कहीं पे आ रहा है, देखो MITI यहाँ पे आ रहा है, तो MITI भी इसका कोड नहीं होगा। कोड क्या बच गया, SIK ही इसका कोड होगा, SIK इसका कोड होगा। लेकिन क्या आप देख सकते हो SIK कहीं नहीं आ रहा होगा, देख लो चाहे पूरा ढूंढ लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों का कोड वर्ड अकेला तो कोड भी अकेला, तो SIK देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखो पूरा का पूरा इसमें भी नहीं है। और इतना करते हुए आपको तो कॉन्फिडेंस रखना है, देखने की जरूरत नहीं है। अगर 3 कट गए तो ये आपका आंसर है, 100% कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस देखा हुआ है आप लोगों ने, तो और 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई तो कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और हिंदी की उसमें जरूरत नहीं है। आपको पूछा गया है कोड बताना है फेस्टिव इन इंडिया। सबसे पहले फेस्टिव का कोड ढूंढो। फेस्टिव कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखना भाई, ये 1 2 3 और एक ये 4 और एक ये 5, ठीक है, इस तरीके से 5 लेंगे। फेस्टिव कहाँ पे दिखाई दे रहा है, फेस्टिवल है या हाँ फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या और कहीं फेस्टिवल दिखाई दे रहा है, मुझे तो कहीं भी फेस्टिवल एक यहाँ 2 जगह के अलावा कहीं भी तीसरी जगह नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इन दोनों के अंदर, क्या इन दोनों में इसका कोड कॉमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें और इसमें इन दोनों का कोड कॉमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन होना चाहिए। देखो कॉमन क्या है, क्या VIKI कॉमन है, नहीं है भाई सब कॉमन। क्या NIC कॉमन है, देखा मैं यहाँ पे देखता हूँ NIS कॉमन है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है, नजर होनी चाहिए पूरी की पूरी पेनी। क्या DIC कॉमन है, मुझे तो DIC भी कॉमन नहीं दिखाएगा। क्या VIJ कॉमन है, देखो भाई VIJ, क्या केवल VIJ कॉमन है और कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसका कोड क्या होगा, VIJ होगा, और कोई कोड हो ही नहीं सकता इसका कोड। ठीक है, तो आप लोगों का एक कोड तो क्या होगा VIJ, इसको थोड़ा सा पेपर पे लिख लेना कि फेस्टिवल का कोड मेरे पास आ चुका है। अब देखना भाई इन, क्या इन कहीं पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, इन देखो एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या और कहीं पर भी इन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, 2 जगह पे इन दिखाई दे रहा है, इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में। देखो इसमें कोड कौन का, क्या VIKI कॉमन है, नहीं है भाई साहब। क्या NIC कॉमन है, NIC भी कॉमन नहीं है। क्या DIC कॉमन है, बिल्कुल DIC कॉमन है। क्या VIJ कॉमन है, VIJ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब तीसरा कोड क्या होगा, DIC कॉमन होगा। ठीक है, इनका कोड, दूसरा कोड क्या है, इंडिया। क्या इंडिया कहीं पे दिखाई दे रहा है किसी को भी, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इंडिया लिखा हुआ, ठीक है, देखो ये इसमें भी नहीं दिखाई दिया, 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 तो कहाँ है भाई, क्या इंडिया कहीं दिखाई दिया आप लोगों को, तो क्या इंडिया वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या उसका कोड एग्जिस्ट करेगा। तीन ही चीजें बताई, अकेला तो अकेला, कॉमन तो कॉमन, और नहीं है तो नहीं है, तीन ही तो चीजें बताई। तो क्या इंडिया इस क्वेश्चन में है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी कोड इंडिया का नहीं हो सकता, कोई भी कोड जितने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, नन ऑफ दीज तो करना नहीं है। देखो ठीक है, नन ऑफ दीज आपसे पूछा भी जाएगा, संभावित कोड बताना है आप लोगों को, तो VIJ और DIC तो होना चाहिए, इसमें VIJ DIC दोनों नहीं है, इसमें VIJ DIC दोनों नहीं है, देखो इसमें VIJ DIC है, इसमें VIJ DIC है। अब बच गया कोड, ये दोनों कोड, इन दोनों कोडों में से इंडिया का कोड क्या हो सकता है, इंडिया का कोड वो कोड हो सकता है जो कि क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन में इंडिया ही नहीं है तो इंडिया का कोड कैसे आ जाएगा, नहीं आता है, डजंट एग्जिस्ट, मतलब डजंट एग्जिस्ट है ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे नहीं है, तो क्या SI के कहीं पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ढूंढा ढूंढा थोड़ी नजर घुमाई, SI के तो यहाँ हो गया, इसका मतलब SI के तो इंडिया कोड नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा ZEE, फिर मैंने थोड़ी सी नजर घुमाई, ZEE मुझे कहीं पर नहीं दिखाई दिया इसके अंदर, जब कहीं पर भी ZEE नहीं दिखाई दिया गया तो मेरा कोड यही हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट का मतलब इंडिया वहां पर नहीं है तो इंडिया का कोड भी वहां पर नहीं होगा, अगर कोड है तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियोस, लेकिन फिर भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आपको फेस्टिव इन इंडिया का मैंने निकाल के बता ही दिया था, क्राउड का हमने थोड़ी देर पहले निकाल ही लिया, तो किसका कोड निकालना है, बस कैपिटल का कोड निकालना है, समझ रहे हो ना, तो वो निकाल के आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन तो कम से कम आपके खुद के ऊपर डालते हैं हम लोग। ठीक है, कमेंट करिएगा सारे लोग इसका आंसर। चलो, अब आप लोगों से कैपिटल का कोड भी, चलो मैं बताता हूँ, पिछले क्वेश्चन में मर्ज कर लीजिएगा। फिर कैपिटल का कोड क्या है, कैपिटल का कोड पूछा गया है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और फिर ले आते हैं इसको इधर। तो देखते हैं भाई कैपिटल का कोड है, कैपिटल ढूंढो भाई कहाँ कहाँ पर है। मुझे तो कैपिटल एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है और एक कैपिटल यहाँ दिखाई दे रहा है और कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे तो कैपिटल। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में कैपिटल दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन देखो, क्या JI कॉमन है, नहीं है कॉमन।
क्या VERU कॉमन है VERU कॉमन है। क्या MITI कॉमन है, देखो MITI भी कॉमन है, VIKI और SI कॉमन, ये दोनों कॉमन है। जब दो चीजें कॉमन आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना है कहीं इन दोनों में से किसी और सेंटेंस में तो नहीं आ रही है। क्या इसमें VIRU और MITI आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है VIRU MITI नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, आइदर वीरू और MITI। अगर मैं बोलता हूँ, मान लो तो है, मुझे नहीं पता VERU कोड किसी का होगा, अगर यहाँ पे VERU आ जाता इस लास्ट वाले स्टेटमेंट में, कुछ भी वर्ड डालते एक एग्जाम करके डालो, तो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो ये VERU यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा फिर, क्योंकि कॉमन इन्हीं दोनों में आना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ गया तो VERU, तब कोड MITI अकेला हो जाता। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, नहीं समझे तो कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेना डिटेल के अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद में ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देख लेते हैं। क्या बोला गया, इफ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फेस्टिवल इज कोडेड एज VIJ, फेस्टिवल को VIJ कोड में, एंड इन इज कोडेड एज DIC, ठीक है, इन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट विल बी द कोडेड ऑफ दिल्ली। दिल्ली का कोड क्या होगा भाई, ठीक है, तो दिल्ली देखो दिल्ली कहाँ है, दिल्ली का कोड कहाँ है, इन दोनों के कोड VIJ DIC हमें दे दिया गया है, तो आपको मान लेना है कि इन्हीं के ये कोड हैं। तो दिल्ली का कोड क्या है, दिल्ली का कोड के लिए ढूंढो भाई। दिल्ली एक तो यहाँ पर है और कहाँ है, दिल्ली एक यहाँ पे और कहीं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो दिल्ली इन दोनों में आ रही है। इन दोनों में कॉमन देखो, क्या JAI कॉमन है, नहीं है कॉमन। क्या VERU कॉमन है, नहीं है कॉमन। क्या MITI कॉमन है, नहीं है MITI। क्या VIKI कॉमन है, बिल्कुल VIKI कॉमन है। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, VIKI ही कोड होगा आप लोगों का, दिल्ली का कोड तो यहीं से निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। चलो तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से समझते हुए चलना है, और पेपर आपका लेवल कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा लाइव बैच 6 जून से आ रहा है, तो उस डेट से पहले अगर किसी को ज्वाइन करना कर लीजिएगा। बाकी आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कमेंट्स के अंदर कि यूट्यूब पे कौन कौन से टॉपिक्स के और वीडियो लेके आए जाएं, जिनको आपको लगता है कि कमी है अभी भी उन टॉपिक्स के पढ़ाने में यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी आपके वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ डालेंगे और ऐप के ऊपर हम लोग लाइव पढ़ेंगे, तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं इस चीज़ का, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोज़ वहाँ पर भी मिलेंगे और यहाँ पर भी मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं डालना है, अपना यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है, यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, शब्द इंपेरेटिव में से ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं आगे तथा पीछे दोनों ओर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको पेपर पे एक लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग इसकी नंबरिंग लिखनी है। आप लोगों को ना रीजनिंग का अगर पेपर देना है, क्लर्क में तो बहुत ज़्यादा काम में आता है, यूपीएससी पहले बता दूं, A से लेके Z तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए, 1 से लेके 26 तक की, और मैंने इसकी ट्रिक से आप लोगों को याद भी करवाई हुई है, चैनल पे वीडियोस ढूंढ लेना, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप लोगों को A से लेके Z तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए 101% तरीके से, एकदम रटा जाना चाहिए, और उसका एक सिंपल मेथड मैंने बताया हुआ है, आप लोग एक बार वीडियो ढूंढना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। चलो अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके नंबर लिखने। इंपेरेटिव में I का नंबर क्या होता है, 9 होता है। M का नंबर क्या होता है, 13 होता है। उसके बाद में क्या है, P है, P का नंबर क्या होता है, 16 होता है। E का नंबर क्या होता है, 5 होता है। R का नंबर क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। A का नंबर क्या होता है, 1 होता है। एक मिनट थोड़ा सा साइड में, इसको पीछे की साइड में थोड़ा सा जगह लेके लिखेंगे, ठीक है। 9 होता है, फिर 13 होता है, फिर P का 16 हो गया, E का 5 हो गया, उसके बाद में R का 18 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, उसके बाद में T का 20, और उसके बाद में I का 9, ठीक है, V का 22 और E का फिर से 5। यही नंबरिंग होगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग अगर याद होगा फटाफट तो आप लोग लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या अपने दिमाग में, देखो फटाफट एक चीज़ करनी है आप लोगों को अपने दिमाग में, ठीक है। 9 के बाद में गिनती गिनना स्टार्ट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कहीं भी मैच 1 नहीं हुआ तो खत्म, ठीक है। 13 के पीछे भी गिनना है, आगे भी गिनना है। पीछे तो आपको पता है, देख के पता है, 9 से कोई मतलब नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 16 के पीछे गिनने से कोई मतलब नहीं है, आगे गिनो। 16, 17, 18 देखो एक बार मैच हो गया तो 1 लिख देना है अपने पेपर के ऊपर। 19, 20 2 बार मैच हो गया तो 2 लिख देना है। 21, 22 3 बार मैच हो गया, और यहाँ पे 24 तो नहीं मैच होगा, ठीक है। 5 के पीछे की साइड देखो कोई मतलब नहीं है, 6, 7, 8, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आगे गिनो। 6, 7, 8, 9 फिर से एक मैच हो गया,
4 हो गए, ठीक है। 10 11 तो कोई मतलब नहीं आगे गिनने का। 18 के देखो पीछे गिनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 18 के आगे गिनती गिनते हुए तो नहीं आएगा पीछे। 18 19 20, ठीक है, तो कितना हो गया 5, ठीक है। 21 और 22 फिर क्या हो गया 6, 23 नहीं होगा, 18 कट गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो 1 के पीछे गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5, फिर से एक ही हो गया तो 7 हो गया, ठीक है। 7 तो ऑलरेडी हो चुके हैं 1 तक, ठीक है। 20 का देखो पीछे गिनने से कोई मतलब नहीं है, सारे छोटे नंबर हो तो कोई मतलब नहीं है 20 का गिनने से। 21 22 देखो ये 8वां आ गया, ठीक है। फिर 23 नहीं होगा, 9 के पीछे गिनो, 9 के पीछे गिने 10 11 12 13 14 15 16, कोई मतलब नहीं है। 9 के इधर 10 11 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 22 के इधर गिनोगे तो सारे छोटे हैं, आगे गिनोगे तो भी सारे छोटे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। 5 से गिनो, 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और मैच कर गया तो ये 9 मैच कर गए और कोई नहीं आया, तो कितने हो जाएंगे 8 से अधिक आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप लोग इसको 30-40 सेकंड में कर पाओ, नहीं तो फिर ये गिनते गिनते बहुत समय लग जाएगा। ये गिनना बहुत मुश्किल नहीं है, 30-40 सेकंड में बिल्कुल 101% पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाया करो, ऐसे क्वेश्चन को कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे एग्जाम में, इस पर समय खा जाते हैं ये, ठीक है ना। तो समय को बचाने के लिए ऐसे क्वेश्चन की 20 30 50 सेफ्टी के तौर पे आप लोग क्या करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ ऐसे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शब्द प्रीसियस के सभी स्वरों को उसके अगले अक्षर और सभी व्यंजकों को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है तो और फिर उन्हें वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बदलो, प्रीसियस का बदलो, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे क्या है। तो इसमें देखो हमेशा क्वेश्चन में ना दिमाग में कन्फ्यूजन, स्वर में जोड़ना था, व्यंजन में घटाना था, वोवेल में जोड़ना था या कॉन्सोनेंट में माइनस करना था, ऐसा दिमाग में कन्फ्यूजन। फिर से कर रहे हैं फिर से क्वेश्चन में देखा, फिर समय बर्बाद होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। एक छोटी सी चीज पेपर के ऊपर लिख लो, क्या बोला है, चेंज ऑल द वोवल्स ऑफ द वर्ड प्रीसियस टू इट्स नेक्स्ट लेटर, यानी कि वोवल में एक प्लस करना है। आप लोग पेपर पे थोड़ा सा लिख दो ताकि अगर भूलो तो नजर मार लो, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स टू इट्स प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट में से एक माइनस करना है, ठीक है। तो बस आप लोगों ने लिख लिया, उसके बाद में कर दो, उसके बाद में अरेंज करके देखेंगे। पहले तो देखो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो एक माइनस करेंगे। अब पी का नंबर याद होना चाहिए 16, तो 15 नंबर पे ओ आता है। उसके बाद में आर भी कॉन्सोनेंट है, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। उससे पहले क्या आएगा, क्यू आएगा 17 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में ई क्या है, कॉन्सोनेंट यानी उसका अगला आएगा। ई के बाद क्या आता है, ई 5 नंबर पे, 6 नंबर पे एफ, ठीक है। 6 नंबर नहीं लिखना है, एफ लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद में देखिएगा सी आ रहा है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वाला आएगा तो सी के पहले क्या होता है, बी होता है, ठीक है। उसके बाद में आई है, आई क्या है, वोवल है, उसमें एक जुड़ेगा तो आई के बाद में क्या आता है 9 नंबर, तो 10 नंबर पे जी आएगा। आई के बाद में है ओ, ओ भी क्या है, वोवल है, वोवल में फिर से एक जुड़ेगा तो ओ के बाद में 15 नंबर के बाद में 16 नंबर यानी कि पी आता है। ओ के बाद में है यू, यू आता है 21 नंबर पे, और ये क्या है, वोवल है, वोवल में प्लस जुड़ेगा तो यू के बाद में क्या आएगा 22 नंबर पे, वी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एस क्या है, कॉन्सोनेंट, एस आता है 19 नंबर पे, और एक माइनस करोगे तो 18 नंबर पे कौन आएगा, आर आएगा। लेकिन आपको इतना बोलना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आपको बस लिखना पड़ेगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ना इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, लेकिन सीक्वेंस वाइज अरेंज करके लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है। सीक्वेंस वाइज में सबसे छोटा अल्फाबेट यहाँ आएगा और फिर ऐसे बड़ा होता जाएगा। डिक्शनरी के क्रम में लिखना ना, फिर उन्हें वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। जैसे पहले बी आएगा, ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे, फिर एफ आएगा, फिर इस तरीके से अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दाएं ओर से चौथे स्थान पर, दाएं ओर से यानी इस वाले से चौथे स्थान पर, तो देखो टोटल मिला के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो हैं ये। तो दाईं ओर से चौथे स्थान से देखो, लेफ्ट साइड से चौथा स्थान बोलता तो छोटे से बड़ा चौथा नंबर देखना था मुझे। अगर दाईं ओर से चौथा देखूंगा तो बड़े से लेके छोटा वाला चौथा नंबर, क्योंकि अगर वर्णमाला के क्रम में देखो, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं इस आपको समझ में नहीं आएगा अगर मेरी बात आपने अगर पहले ऐसा कुछ वीडियो नहीं देखा है तो मेरा कॉन्सेप्ट वाइज, ए को मैं सबसे छोटा लेटर बोलता हूँ और जेड को सबसे बड़ा बोलता हूँ। तो डिक्शनरी के हिसाब से जाते हैं तो सबसे छोटा पहले आता है और ऐसे बड़ा बड़ा करते चले जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते। तो इसने क्या बोला है, राइट से बोला है, दाएं स्थान से बोला है। दाएं स्थान पे यहाँ पे कौन सा आएगा, राइट साइड में सबसे बड़ा आएगा, तो बड़े से छोटा देखो, बड़ा अल्फाबेट यहाँ पे बन रहा है वी, उससे छोटा बन रहा है आर, फिर उससे छोटा 17 नंबर पे जो आता है क्यू, और उससे छोटा पी, तो चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो वही आप लोगों का क्या आएगा, राइट साइड से चौथे नंबर पे आएगा, 4th प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
संख्या एक संख्या दी हुई है आप लोगों के, सभी सम संख्या वाले अंकों में एक जोड़ दिया जाए। तो अब फिर से कंफ्यूजन ना हो तो पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही, इवन में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और सभी विषम वाले अंकों में एक घटाया जाए। तो यानी कि ओड नंबर में क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो दाएं छोर से चौथी संख्या और बाएं छोर से पांचवी संख्या के योग क्या होगा, तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग लेकिन पहले देखो इसमें क्या अरेंजमेंट कर रहा है क्या, पहले ये बताओ। जो करना था वो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अंकों को घटाया जाता है, उससे विषम संख्या। तो दाएं छोर से चौथी और बाएं छोर से पांचवी संख्या का ऑल द इवन वैल्यूज डिजिट ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ऑल द ऑड वैल्यूज आर डिक्रीज्ड बाय 1। तो ये मैंने लिख दिया। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप मुझे बताओ, सबके साथ ऐसा करने से कोई फायदा है क्या? कुछ अरेंजमेंट तो कराया ही नहीं उसमें कि छोटे से बढ़ते क्रम में लिखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसा तो कुछ कराया ही नहीं। तो मैं क्या देखूंगा, राइट से फिफ्थ नंबर देखूंगा, कहां से, दाएं छोर से चौथी संख्या। तो राइट से चौथी संख्या देखूंगा, राइट से चौथी संख्या कौन है, 8 है मेरी। राइट साइड से 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड से देखूंगा आप क्या बोल रहे हैं, दाएं छोर से चौथी संख्या, बाएं छोर से पांचवी संख्या, लेफ्ट हैंड से पांचवी संख्या, 1 2 3 4 5। तो पांचवी संख्या क्या है, 3 है। इन दोनों का सम आप लोगों से पूछा गया है। तो 3 में क्या होगा, 1 घटेगा यानी 2 आएगा, ओड संख्या है। 8 में क्या होगा, 1 जुड़ेगा यानी 9 आएगा, तो ओवरऑल 11 आ जाएगा। वैसे अगर कोई स्टूडेंट समझदार होता वो सोचता एक ओड नंबर, एक इवन नंबर, एक में घटेगा, एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 8 3 11 होना वही है। 11 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आप लोगों का यहाँ पे पजल आया था। ठीक है, तो महीने के ऊपर बेस पजल आया था, तो इसको करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। मंथ बेस पजल था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है पजल का, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, 2 से 3 घंटे का, वो आप लोग देख लीजिएगा। 2 से 3 घंटे का नहीं, शायद 2 घंटे 40 मिनट ऐसे का है, 2 घंटे 40 मिनट का ऐसे कुछ वीडियो डाला हुआ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। एक बार आप ढूंढना बैंकर्स पॉइंट हमारे चैनल के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, 10 people सेलिब्रेट दियर बर्थडे ऑन 15th एंड 20th ऑफ 5 मंथ, जनवरी मार्च अप्रैल जून नवंबर। ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल जून एंड नवंबर, इस तरीके से 10 लोग हैं। तो इन 5 महीनों की 2 अलग अलग डेट है, 15 और 20। इनको ये क्या कर रहे हैं, अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब भी मंथ बेस या डेट बेस कोई भी पजल होती है ना, तो उसके अंदर आप क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि आपको सबसे पहले टेबल बना लेनी है डे वाइज या डेट वाइज के हिसाब से, उसके बाद में बाकी चीज़ें हम लोग सोचेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं हिंदी का क्वेश्चन, आप जिनको पढ़ना है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन मुझे हटाना पड़ेगा जब मैं इसको सोल्व करूँगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पढ़ लो, जिसको पढ़ना है। मैं थोड़ा समय दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, पॉज करके पढ़ लेना अगर किसी को ज़्यादा समय चाहिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ। इंग्लिश का क्वेश्चन रखेंगे हम, और इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेंगे ताकि सबको दिख जाए। सबसे बड़ी साइज में है ये, चलो इससे जूम नहीं हो पाएगा। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 महीने आपके जनवरी मार्च अप्रैल जून और नवंबर, ठीक है, कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं टेबल। इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। 2 आगे कॉलम क्यों लगाएं, क्योंकि 2 अलग अलग डेट दे रखी है। तो 5 महीने दे रखे हैं आप लोगों को। 5 महीने कौन कौन से दे रखे हैं, आप लोगों को जनवरी दे रखा है, आप लोगों को उसके बाद में मार्च दे रखा है, आप लोगों को अप्रैल दे रखा है, उसके बाद में आपको जून दे रखा है, और उसके बाद में आपको नवंबर दे रखा है। ठीक है, तो डेट आप लोगों को दे रखी है 15 20 15 20 15 20 15 20 और 15 और 20, इस तरीके से आप लोगों को डेट दे रखी है। तो मैंने डेट यहाँ पे लिखी। अब आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सबसे पहले टेबल बनाना है, जल्दी जल्दी करके आप लोगों को बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाने की प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे ही। ठीक है, आर सेलिब्रेट बर्थडे आफ्टर क्यू। ठीक है, क्या इसको आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो, आर कहाँ पे सेलिब्रेट करेगा बर्थडे। ठीक है, क्या इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, कहीं पे भी आर के कुछ भी नहीं। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसको कहाँ लिखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखना है। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, आर सेलिब्रेट बर्थडे आफ्टर क्यू। आर जो है वो क्यू के बाद में बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, तो क्यू के नीचे आर आएगा। क्या ये बात सही है? तो इस तरीके से मैंने कोड वर्ड में मेरा लिख दिया, बार बार मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े इसलिए। एल सेलिब्रेट्स
हिज बर्थडे ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। तो भाई 31 डेज किस किस में है, जनवरी में 31 डेज हैं, मार्च में 31 डेज हैं, अप्रैल में कितने दिन हैं, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन है, जून में भी 30 दिन है होते हैं और नवंबर में भी 30 दिन होते हैं। तो आप लोगों का 31 दिन जनवरी में है या फिर मार्च में है। अब बोल रहा है एल सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 15th ऑफ द मंथ विच इज हैज 31 डेज। 31 डेज या तो जनवरी में है या मार्च में है। इसमें मेरे कितने केस बनेंगे, सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। तो जहाँ तक 2 केस बनते हैं वहाँ तक मैं क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन को कर लेता हूँ। तो 15 तारीख को होगा एल का जन्म, किधर, या तो जनवरी में या मार्च में। तो एल या तो यहाँ पर आएगा, एल यहाँ पे आएगा। इसके अलावा तो कोई और केस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एग्जैक्टली 2 पर्सन सेलिब्रेट दियर बर्थडे बिटवीन दैट एल एंड पी। एल और पी के बीच में 2 लोग, तो 1 2 पी यहाँ पे, ठीक है। ऊपर तो 2 लोग नहीं छोड़ सकते, तो नीचे 2 छोड़ के यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली 3 पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में 3 लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो देखो भाई ऊपर की साइड तो 3 लोग नहीं हो सकते पहले केस में, तो 1 2 3 लोग छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया, ठीक है। इसमें देखना दिक्कत हो गई, 1 2 3 छोड़ के ओ यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के ओ यहाँ पे भी आ सकता है। जब ऐसी कंडीशन फंसे तो तीसरा केस सिंगल उसमें बनाना चाहो तो बना सकते हो, या फिर एक बार के लिए रेफरेंस के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि ओ यहाँ पर भी आ सकता है। गोला ऊपर लगाने का मतलब फिक्स नहीं है, यहाँ पे ये जगह हो भी सकती है ओ की, नहीं भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक जगह होगी। इसका मतलब मजबूरी फंसेगी तो आगे जाके दूसरा केस भी हम लोग बना लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एम सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट बिफोर टी। एम जो है टी से जस्ट पहले बर्थडे बनाएगा। एम जो है वो टी से जस्ट पहले, एम से ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। एम जो है वो टी से जस्ट पहले बर्थडे बनाएगा, यानी एम ऊपर आएगा, टी यहाँ पे आएगा, दोनों लगातार आएंगे, ठीक है। एम सेलिब्रेट बर्थडे जस्ट बिफोर टी, टी से जस्ट पहले, बट नॉट इन द जून और नवंबर, ठीक है। बट और एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, तो ये एम के लिए। एम का बर्थडे किस में नहीं होगा, जून में भी नहीं होगा और नवंबर में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कोड भाषा में लिख देता हूँ, एम का जो बर्थडे होगा जून में भी नहीं होगा और नवंबर में भी नहीं होगा, ठीक है। जून और नवंबर दोनों महीने में कौन नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। तो या तो आप इस तरीके से आगे लिख सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो कि एम या तो यहाँ नहीं आएगा और एम यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब देखो आप लोगों को एम और टी से क्या सीख मिलेगी, ये दोनों फिक्स इन्फॉर्मेशन है। जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं फिक्स इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें डिफरेंस बताता हूँ। तो फिक्स इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को प्रायोरिटी देनी होती है कि इसको पहले देखना है बाकी चीज़ों से, ठीक है ना। तो ये अपने आप दिमाग में चलना चाहिए आप लोगों की, प्रोसेस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए क्या करनी है। तो इसको देख के मैं क्या सोचूंगा कि एम और टी के लिए मुझे 2 लगातार जगह खाली चाहिए, 2 लगातार जगह खाली चाहिए। तो अब जून में और नवंबर में तो आ नहीं सकता, तो उसके ऊपर ही चाहिए, उसके ऊपर 2 जगह खाली, एक तो यहाँ पे हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है, इसमें भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी इसका कुछ अता पता है नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहीं बैठ जाता हिसाब किताब तो मैं लिख देता, लेकिन अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि इसके 2 केस बन रहे हैं, 2 इसके 2 इसके, तो मैं कैसे करूंगा फिर आगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो बोथ एम एंड टी सेलिब्रेट ए बर्थडे इन द सेम मंथ। अब आ गई हमारे पकड़ में बात, अभी तक 2 केस एक ही महीने में बनाएंगे, तो एक महीने में देखो यहाँ तो 2 अलग अलग महीने आ गए, एक महीने में तो एम यहीं पे जगह है, देखो 2 लगातार जगह, तो एम यहाँ आ सकता है और टी यहाँ आ सकता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो इसमें देखना अप्रैल में और ये 2 अलग अलग महीनों में खाली जगह है, तो इसका मतलब यहीं पर आ सकता है एम ओ टी। तो इसका मतलब ओ यहाँ नहीं आएगा, ओ यहाँ नहीं आएगा तो ओ यहाँ फिक्स हो गया, तो टिक लगा देना सही। इसका मतलब एम ओ टी यहाँ आ जाएंगे, एम यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाएंगे, 2 अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं है हर बार, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ने से अपने आप कट जाते हैं केस। आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेट ए बर्थडे बिफोर ओ से पहले जितने लोग सेलिब्रेट करते हैं, ओ से पहले कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखो ओ से पहले 7 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। एज द नंबर ऑफ द पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे आफ्टर एन, एन के बाद उतने ही लोग सेलिब्रेट करेंगे जितने ओ से पहले कर रहे हैं। यहाँ ओ से पहले कितने लोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 3 आ रहे हैं, तो एन यहाँ पे आएगा। तो एन के बाद भी कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ देखो भाई ओ से पहले कितने लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 9 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ओ से पहले, ऊपर वाले सारे। तो टी के बाद भी कितने लोग सेलिब्रेट करने चाहिए, किसका क्या था दूसरा वाला एलिमेंट, एन के बाद, सॉरी, एन के बाद भी कितने एलिमेंट सेलिब्रेट करने के चाहिए, 9 एलिमेंट। तो एन यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इस हिसाब से, तो यहाँ तो एम पहले से बैठा है, तो ये केस कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ो। यू एंड ए सेलिब्रेट ए बर्थडे इन द सेम मंथ, ठीक है। यू और ए सेम मंथ के अंदर सेलिब्रेट करेंगे, तो देखेंगे आगे, ठीक है। तो यू और ए सेम मंथ में करेंगे, तो देख लो सेम मंथ में 2 जगह कहाँ खाली हैं, यहीं पे खाली है,
तो यूएस में से एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। अब यूएस में कौन कहाँ पे आएगा, अगली लाइन पढ़ लेते हैं। यू सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर एस, तो यू पहले करेगा, तो यू यहाँ पे आएगा, एस यहाँ पे आएगा। क्यों लिखा? क्योंकि और तो कहीं पे मंथ में खाली नहीं है, देखो दोनों जगह पे और कहीं खाली नहीं है, दोनों जगह यहीं पे खाली है, ठीक है। अब उसके बाद में ये एक इन्फॉर्मेशन बच गई, इसको साइड में लिखा रहना है भाई, काट, जो इन्फॉर्मेशन काम में आ गई उसको काट देना है, जो नहीं काम में उसको काटना नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये इन्फॉर्मेशन कट गई थी, जो नहीं कटी उसको ध्यान देना है। क्यू आर नहीं कटा, क्यू के नीचे क्या आएगा, आर आएगा, दो ही तो जगह खाली पड़ी है, इसका मतलब क्यू यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है भाई। चलो, इसके ऊपर बेस्ड इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अप्रैल को कौन जन्मदिन मनाता है, कौन कहाँ पे जन्मदिन मनाता है, तो वो आप लोग आराम से देख लेते हैं। हाँ भाई, एक चीज़ और, इसका किसी को पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे, सेम टू सेम आंसर्स के साथ में, @अंशुल सर, @अंशुल सर। ये आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है, किसमें? टेलीग्राम में जाके सर्च बार में। जैसे ही ये सर्च करोगे तो आपके पास एक ग्रुप निकल के आएगा, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस, इस तरीके से ग्रुप निकल के आएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इस पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद आंसर्स, जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसके साथ में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 5 बसें अर्थात PQRST है और उनकी यात्रा क्षमता अलग अलग है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। P हैज़ हायर कैपेसिटी देन S एंड T। तो देखो ये कंपैरिजन वाली पजल होती है, क्या कौन सी पजल? कंपैरिजन वाली पजल होती है। इनको अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से कर लिया, जैसे जो P हैज़ हायर कैपेसिटी देन S एंड T, ठीक है। P की हायर कैपेसिटी किससे? SOT से। तो SOT में से कौन पहले बाद में आके ये नहीं पता मुझे, लेकिन P ज्यादा है इन दोनों में से। देखते हैं, R हैज लेस कैपेसिटी देन ओनली O। ओ है या क्यू है? ये क्यू है भाई, ठीक है, क्यू है, ठीक है। आर हैज लेस कैपेसिटी देन ओनली क्यू। आर की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ क्यू से कम होगी, बाकी सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो आर की कैपेसिटी, इसका मतलब किससे कम है? केवल क्यू से कम है आर की कैपेसिटी, बाकी सबसे क्या होगी? आर की कैपेसिटी ज्यादा होगी। टोटल मिला कितने लोग हैं देखना भाई, 1 2 3 4 5। इसका मतलब देखो आर के आगे कितने लोग आएंगे? 1 2 और 3 लोग आएंगे आर के आगे, बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे? आर के आगे कितने लोग आएंगे? 3 लोग आएंगे। क्यों? ओनली भाई, ओनली वर्ड के कारण, क्योंकि भाई आर हैज लेस कैपेसिटी देन ओनली क्यू। आर की जो कैपेसिटी सिर्फ क्यू से ही कम हो सकती है और किसी से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब क्यू के इधर कोई नहीं आ पाएगा, क्यू के आगे ही आएंगे। तो अभी देखो आगे जगह खाली, हम देखेंगे इसके क्या करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एस कैरीज मोर पैसेंजर देन टी। एस टी से क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे ही पता चल गया कि एस की कैपेसिटी क्या है? टी से ज़्यादा है, तो ये जो ब्लिंकेट था बीच में वो हट गया। एस की ज़्यादा है, टी से यहाँ से हटा दूंगा। देखो पी एस टी कहाँ आ सकता है? इस तरीके से, तो पी यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। इसको कंबाइन तो करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आप लोगों की सीक्वेंस बन जाएगी, इस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ आर कैरी 62 पैसेंजर देन व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ क्यू। ठीक है, आर की कैपेसिटी क्या है? आर की कैपेसिटी है 62, आर की कैपेसिटी है 62। अब पूछा क्या? देखो नन ऑफ दीज नहीं करना है, इसने कैन पूछा है, व्हाट वुड बी देयर, इसने संभावना पूछी है, तो संभावना कुछ भी हो सकती है। आर की कैपेसिटी 62 है, तो क्यू की क्या होगी? अब देखो क्यू की आर से ज्यादा ही होगी, तो 62 से ज्यादा होगी क्यू की। तो आप देख लो 62 से ज्यादा का ऑप्शन कौन सा है? 71 है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस बस की यात्रा क्षमता न्यूनतम है? कम से कम किसकी है भाई? देखो पीछे जाके ऑप्शन में, ये टी की सबसे कम है, ठीक है, तो टी की सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस तरीके से एक या दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। तीसरा क्वेश्चन में देखो, सिंपल से क्वेश्चन में देखो 3 नंबर आ गए। इफ पी कैरी 25, पी की 25 है एंड टी कैरी 9 पैसेंजर, ठीक है, पी 25 टी 9 पैसेंजर। तो देखो पी 25, इसमें पिछले वाले का कोई रोल नहीं होगा भाई, पी 25 और एक और कौन था वो, एंड टी कैरी 9 पैसेंजर, ठीक है। तो एस के क्या होगा? एस का क्या होगा? टी कैरी 9 पैसेंजर। चलो आपको पीछे बार बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपके पेपर पे होगा। देन व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ एस विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड नॉन डिविजिबल बाय 5। तो पहले तो इसमें से ऑप्शन हटाओ, विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये तो देखो 5 से भी डिविजिबल है, ये भी 5 से भी डिविजिबल है, ये दोनों 3 से डिविजिबल। तो 18 और 27 में से एक होगा ऑप्शन आंसर आप लोगों का। अब देखो कि किसके लिए पूछा गया था? ये पूछा गया आपके एस के लिए। देखो भाई एस, देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो एस का नंबर 25 और 9 के बीच में आना चाहिए, 25 और 9 के बीच में आना चाहिए। तो भाई 25 और 9 के बीच में
इन दोनों में से कौन सा नंबर है 18 और 27 में से? ठीक है, 18 और 27 में से 18 नंबर दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। बाकी दो ऑप्शन क्यों कटे? क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 5 से तो डिविजिबल हैं, देखो ये दोनों। ठीक है, तो सी और ए इसलिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अब देखो सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग मुझे इनके आंसर्स कमेंट करके बताएंगे। एक तो ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग देख लीजिएगा। एक ये तो ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है। किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। अगर आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे नहीं समझ में आए तो किसी वीडियो बना के इसको भी समझा देंगे। बाकी जब आप हमारा कॉन्सेप्ट अगर नहीं आए तो एक बार कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो देखना, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ये है, उसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और उसके ऊपर उसके बाद में ये है। ये आपकी एक इसके बाद में बॉक्स पजल है। तो अगर आप लोग मेरा एक पजल का वीडियो उसमें सेम टू सेम बॉक्स पजल कराए हुए, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, इसलिए 2 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाकी मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो करा दिए। तो एक ये बॉक्स पजल में आप कमेंट में कैसे करोगे, ऊपर से लेके नीचे तक का ऐसे कर देना कमेंट। भाई सबसे पहले पी बॉक्स है, फिर ऐसे क्यू है, इस तरीके से नीचे तक की इसकी सीक्वेंस कमेंट कर देना, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि कितने लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। ठीक है, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, इसलिए 2 क्वेश्चन आपके ऊपर मैंने छोड़ दिए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एक हमारा बैच आने वाला है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है 6 जून से पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप 6 जुलाई से पहले, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम यूट्यूब पे सेशन लाते रहेंगे। ठीक है भाई, और कमेंट करके बताइएगा, जैसे हमने रीजनिंग का पेपर कराया वैसे ही आपको मैथ्स का पेपर भी कराया जाए। ठीक है, और उसी तरीके से आप लोगों को कलर के भी मैथ रीजनिंग के पेपर कराए जाएं, और उसके बाद में मेंस के भी यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को मैं पेपर करवाऊं। तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन ये इनमें से सबसे पहले अगला पेपर कौन सा करवाएंगे। मेंस के भी दोनों पेपर करेंगे हम लोग, ठीक है, कलर का भी मैथ्स रीजनिंग का करेंगे, अभी आप लोगों को रीजनिंग का करवा दिया, मैथ्स का हम लोग आरआरबी पीओ का भी करेंगे। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको टॉपिक में मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।